साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में दो राजनीतिक दलों का उदय हो रहा है। एक पार्टी का नाम है जन सुराज और दूसरे का नाम है सर्व समाज। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पहली पार्टी जो मैंने बताई उसका नाम है जन सुराज, और ये पार्टी आगामी 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती को लॉन्च होने वाली है। साथियों, आपने प्रशांत किशोर का नाम सुना होगा, जिसको संक्षेप में लोग पीके कहते हैं। प्रशांत किशोर बिहार के ही बक्सर के रहने वाले हैं, शाहबाद क्षेत्र के। उनके पिताजी जो हैं वो डॉक्टर हैं बक्सर में। प्रशांत किशोर का कहना है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, उनका कहना है कि उनके जो दादाजी थे वो बैलगाड़ी चलाते थे और उनके पिताजी का बचपन बहुत गरीबी में बीता था। तो प्रशांत किशोर ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद संयुक्त राष्ट्र में काम किया, यूनाइटेड नेशंस में, जो आप जानते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और प्रशांत किशोर ने संयुक्त राष्ट्र की ओर से अफ्रीका महादेश में कई साल काम किया। उसके बाद ये सब छोड़ छाड़ के हिंदुस्तान लौट गए और भारत में उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम है आईपैक। आईपैक का फुल फॉर्म है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। प्रशांत किशोर ने आईपैक बनाने के बाद चुनाव रणनीतिकार की भूमिका में खुद को उतार लिया और उसके बाद वे अलग अलग दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने लगे, इलेक्शन की स्ट्रेटजी तैयार करने लगे। और एक खासियत उनकी इस बात में थी कि उनकी कहीं वैचारिक प्रतिबद्धता उसमें नजर नहीं आती थी। मतलब ऐसा लगता था कि जो भी पार्टी उन्हें बुलाएगी वो उनके साथ चले जाएंगे, वो चाहे दक्षिणपंथी पार्टी हो, वामपंथी पार्टी हो या कोई सेंट्रिस्ट पार्टी हो। एक तरह से सारी पार्टियों को उन्होंने मदद की। सबसे पहले वो चर्चा में आए जब उन्होंने गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने उनके लिए रणनीति बनाई। फिर कुछ समय के लिए प्रशांत किशोर ने यूपी में कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई, जो खास सफल नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने बंगाल में ममता दीदी के लिए रणनीति बनाई, जिसको ये कहते हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए। उसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश में जो जगन मोहन रेड्डी थे उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई। और फिर कुछ समय के लिए वो खुद भी एक तरह से राजनीति में आए और पलटू राम ने प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। और फिर सत्ता के गलियारों में ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि पलटू राम प्रशांत किशोर को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का ऐसा दावा है कि उन्होंने ही बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम को बनाया था, उसकी रूपरेखा उन्होंने ही तैयार की थी और उनके कहने पर ही नीतीश कुमार ने इसे अपनाया। तो ये सब बातें हुई। फिर 2022 में मई महीने में इनका कहना है प्रशांत किशोर का कि उन्होंने चुनावी रणनीति को कह दिया अलविदा, कि अब मैं चुनाव की रणनीति नहीं बनाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने एक मंच बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम रखा जन सुराज। सुराज का मतलब है गुड गवर्नेंस, अच्छा राज। और इसके लिए उन्होंने पश्चिमी चंपारण में भितहरवा आश्रम से पदयात्रा शुरू की। ये जो भितहरवा आश्रम है इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी, 1917 में की थी, जब वो चंपारण सत्याग्रह के लिए आए हुए थे। और बहुत ऐतिहासिक आश्रम है। वहां से प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि मैं बिहार के एक एक गांव का दौरा करूंगा। तो लगभग 1.5 बरस से मोटा मोटी ये पदयात्रा चल रही है और अब तक प्रशांत किशोर ने सैकड़ों गांवों का दौरा भी किया है। और मैं इसको एक बड़ी बात समझता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिहार में इस तरह के पहली कोई इससे पदयात्रा हुई हो। और जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब में वो घूमते रहे हैं और उनका रिस्पांस भी अच्छा देखने को मिला है। प्रशांत किशोर जो अपने भाषण देते हैं अलग अलग गांव में, उसमें 2-3 बातें वो बार बार दोहराते हैं। उनका कहना है कि देखिए, चाहे लालू हो या नीतीश हो, उन लोगों ने अपने लिए काम किया है, या भाजपा हो,
सबने अपने लिए काम किया है, लेकिन आम बिहारी के बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता है। इसलिए प्रशांत किशोर का कहना है कि भाई आप वोट दीजिए, तो वोट देने के पहले अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए कि मैं जिसको वोट देने जा रहा हूँ उससे मेरे बच्चे के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। यदि अच्छा असर पड़ेगा, सकारात्मक असर पड़ेगा तो उसे वोट दीजिए, नहीं पड़ेगा तो मत दीजिए। उनका ये भी कहना है कि बिहार में शिक्षा की बदहाली हो गई है, बिहार से लोगों का पलायन हो रहा है, मजदूरों का पलायन हो रहा है, विद्यार्थियों का पलायन हो रहा है। मतलब बल जा रहा है, बुद्धि जा रही है, पूंजी जा रही है, और बिहार के ज़्यादातर गांव जो है खाली हो गए हैं। उसमें या तो औरतें मिलती हैं, बूढ़े या बच्चे मिलते हैं, जवान लोग बाहर जा चुके हैं। प्रशांत किशोर का ये भी कहना है कि जो हमारे स्कूल हैं, बिहार के स्कूल, वो खिचड़ी बांटने की जगह बन गए हैं, और जो कॉलेज हैं वो डिग्रियां बांटने की फैक्ट्री बन गए हैं। तो इस तरह प्रशांत किशोर ने अपनी बातें ये रखी है। जन स्वराज का एक अच्छा पहलू ये है कि एक तरह से उन्होंने मतलब गांधी जी को पुनर्जीवित कर दिया है। बीच में लगने लगा था कि गांधी जी अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, जिस तरह से दक्षिण पंथियों का उभार हो रहा था। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये काम अच्छा किया कि उन्हीं के बहाने गांधी जी एक तरह से फिर लोगों के जनमानस में आ गए हैं। और प्रशांत किशोर की जो भी यात्रा होती है, उनके झंडों पर, पीले रंग के झंडे पर गांधी जी की तस्वीर रहती है, गांधी जी की टोपियां लेकर लोग पहनते हैं। ऐसे भी जो जन स्वराज है वो गांधी जी की ही अवधारणा है। तो प्रशांत किशोर के इस जन स्वराज को अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला है। उसमें बहुत सारे जो आप कह सकते हैं रिटायर्ड आईपीएस और आईएएस अधिकारी भी शामिल हुए हैं, बहुत सारे प्रबुद्ध लोग भी शामिल हुए हैं, और कुछ लोग उसकी तुलना अरविंद केजरीवाल से कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल ने पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाया था, और अन्ना हजारे आंदोलन में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, और उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो बनी हुई पहचान थी उसको उन्होंने आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित किया। और अब तो दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, खासकर सरकारी स्कूलों की का काया पलट हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, और भाजपा ने बहुत सारी टांगे अड़ाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सहारे बहुत बाधाएं भी पहुंचाई। आज की तारीख भी केजरीवाल जेल में ही है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने अच्छा खासा काम किया है दिल्ली में। तो लोग आम आदमी पार्टी से तुलना करते रहते हैं प्रशांत किशोर की जन स्वराज की। और प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान किया है कि हम लोग 243 के 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे। मतलब बिहार विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं उसमें सभी से वे प्रत्याशी खड़ा करेंगे, और इसका साफ मतलब है कि किसी भी दूसरी पार्टी से उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। उनका ये भी मानना है कि अगर मैंने लोगों के दिमाग पर जमी हुई काई को हटा दिया तो हमें अपार सफलता मिलेगी। हो सकता है 2025 में हमारी सरकार ही बन जाए, और यदि हम लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सके तो अगले 5 साल के लिए हमें फिर मशक्कत करनी पड़ेगी, हमें फिर पापड़ बेलना पड़ेगा। तो ये तो जन स्वराज की कहानी हुई। अब जो दूसरी पार्टी की मैंने बात की वो पार्टी है सर्व समाज पार्टी। सर्व समाज पार्टी जो है वो भोजपुरी फिल्मों के जो पावर स्टार हैं पवन सिंह, जो पिछले 1-2 महीने में काफी चर्चा में रहे, ये उनकी पार्टी होने जा रही है। आप जानते हैं साथियों कि पवन सिंह जो है भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहलाते हैं, गायक हैं, नायक हैं। उनका एक गाया हुआ गीत बहुत मकबूल हुआ था, मुझे भी बहुत पसंद है, लगावे लू लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद पवन सिंह को राजनीति की खुजली पैदा हो गई, तो राम भक्त बन गए, बिल्कुल भगवा अंग वस्त्र पहन के और तिलक चंदन करके घूमने लगे। उनकी गिद्ध दृष्टि थी आरा लोकसभा सीट पर, क्योंकि आरा में राजपूतों की अच्छी खासी संख्या है, राजपूत मतदाताओं की। लेकिन आरा में आर के सिंह का खूंटा मजबूत था, पवन सिंह उसको उखाड़ नहीं सके, आरा से उनको टिकट नहीं मिला। संयोग से ऐसा हुआ इस बार कि आर के सिंह खुद भी चुनाव हार गए आरा से, माले के सुदामा प्रसाद से। उसके बाद पवन सिंह को जो टिकट मिला वो टिकट पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से मिला, जहां अभी तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा एमपी हैं, इस बार दोबारा जीते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने एक बवाल खड़ा कर दिया, एक बखेड़ा खड़ा कर दिया, ये कहकर कि पवन सिंह ने अपने बहुत सारे म्यूजिक एल्बमों में बंगाली महिलाओं के प्रति अभद्र बातें कही हैं, बंगाल से सौतनिया लाने की बात की है, बंगाली महिलाओं को माल कहा है, वगैरह वगैरह। उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ा कि भाजपा ने पवन सिंह को टिकट लौटा देने के लिए कहा, और पवन सिंह को टिकट आसनसोल का लौटाना पड़ा। उसके बाद पवन सिंह ने और थोड़ी कूद फांद की, और उसके बाद काराकाट पहुंच गए।
काराकाट लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। पहले जो लग रहा था कि काराकाट की सीट जो है वो सीधा मुकाबला होगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और माले के प्रत्याशी राजा राम सिंह के बीच, उस मुकाबले को पवन सिंह ने त्रिकोणीय बना दिया, निर्दलीय खड़ा होके। और उसमें पवन सिंह के रोड शो में भी काफी भीड़ उमड़ी और बाद में भाजपा ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, क्योंकि वो गठबंधन धर्म के खिलाफ चले गए थे। भाजपा का होकर वे भाजपा के सहयोगी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। पवन सिंह को इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि बहुत कम समय में उन्होंने कैंपेन करके अच्छा खासा वोट लिया, 2 लाख से ज़्यादा वोट उनको मिल गए और उपेंद्र कुशवाहा का एक तरह से उन्होंने भट्ठा बैठा दिया और उपेंद्र कुशवाहा को इतना नुकसान पहुंचाया कि कुशवाहा जी तीसरे नंबर पर पहुंच गए और जो काराकाट की सीट थी वो भाकपा माले की झोली में चली गई, वहां से राजा राम सिंह चुनाव जीत गए। लेकिन जो कुछ ये हुआ उसके बाद से इस तरह का संदेश गया पवन सिंह में और उनके समर्थकों में कि पवन सिंह का नाम जो है वो अभी भी थोड़ा लोगों पर जादू करता है। और खास के जो शाहाबाद क्षेत्र, आप जानते हैं जो शाहाबाद इलाका है, पहले तो एक ही जिला था शाहाबाद, अब वहाँ 4 जिले आते हैं। भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है और कैमूर है। संयोग से मैं भी बक्सर जिले का एसपी रह चुका हूँ। ये जो शाहाबाद है ये गंगा नदी और सोन नदी के बीच के इलाके को कहते हैं और ये मतलब भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। तो ये माना जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवन सिंह के काराकाट में खड़े होने से इसका असर आसपास के भी सीटों पर देखने को मिला। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि बक्सर में यदि सुधाकर सिंह राजद के जीत गए तो शायद उसमें भी राजपूत वोटों की गोलबंदी एक वजह थी। कुछ लोगों का कहना है कि आरा से यदि हार गए आरके सिंह तो शायद इसलिए क्योंकि उनको राजपूत वोटरों ने उनका विरोध कर दिया पवन सिंह की वजह से। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो ये बात अब छन कर आ रही है कि पवन सिंह भी अपनी एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम अभी जो चल रहा है गलियारों में वो है सर्व समाज पार्टी। साथियों, आप जानते हैं कि यूपी में एक बहुत पुरानी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसे कांशी राम ने बनाया था और अब उसको कांशी राम की जो उत्तराधिकारी हैं कुमारी मायावती उर्फ बहन जी, वो उसको चलाती हैं। मायावती खुद 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं। ऐसे पिछले कुछ सालों से बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रियता बहुत घटी है यूपी में, दलितों के बीच भी घटी है, क्योंकि ऐसा माना जाने लगा है कि बसपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू है, बीजेपी की टीम बी है। तो बसपा की जो विश्वसनीयता है वो बहुत खत्म हुई है। तो ये जो पवन सिंह की पार्टी होगी ये बहुजन समाज नहीं सर्व समाज की बात करेगी। बहुजन जो शब्द है वो पिछड़ी जातियों और दलितों के लिए प्रयोग किया जाता है कि जो पिछड़ी जाति है इस देश में, जो दलित लोग हैं इस देश में, वो बहुजन है, यानी कि मेजोरिटी में आते हैं। तो सर्व समाज पार्टी का ये साफ मतलब हुआ कि सभी लोगों की वो पार्टी रहेगी, उसमें अगड़े भी रहेंगे, पिछड़े भी रहेंगे, दलित भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, सब रहेंगे। लेकिन जैसा पवन सिंह का मतलब तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह की बिहार की राजनीति होती है उससे तो ऐसा लगता है कि ये जो सर्व समाज पार्टी भी है ये भले कहने के लिए सर्व समाज हो, लेकिन हो सकता है ये राजपूतों की ही पार्टी बन के रह जाए और इसमें राजपूतों का ही ज़्यादा कब्जा हो और इसमें राजपूतों का दबदबा रहे और एक तरह से ये करणी सेना का राजनीतिक रूप हो जाए। इस बात की आशंका बहुत लोग जता रहे हैं, मुझे भी इस बात की थोड़ी बहुत आशंका है। अब देखिए, अंत में मैं वीडियो में ये कहूँगा कि प्रशांत किशोर और पवन सिंह दोनों को कुछ-कुछ बातें समझनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर को ये समझना पड़ेगा कि जो नॉन सीरियस टाइप के लोग हैं, जो ज़्यादा गंभीर लोग नहीं हैं, उनको शामिल नहीं करना है अपनी जन स्वराज पार्टी में। जैसे अक्षरा सिंह को उन्होंने शामिल कर लिया। मुझे नहीं लगता है कि अक्षरा सिंह कोई गंभीर बुद्धिजीवी है या उनको बिहार की राजनीति की, बिहार की समस्याओं की बहुत ज़्यादा समझ है। सिर्फ ग्लैमर कोशेंट की वजह से कि वो भोजपुरी फिल्मों की गायिका है, नायिका है, इसलिए आप किसी को ले आते हैं, तो ये मैं कोई सही फैसला नहीं समझता। प्रशांत किशोर के साथ दूसरा जो बहुत बड़ा संकट है वो विश्वसनीयता का संकट है। जैसे इस बार लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने डंके की चोट पर कह दिया था कि भाजपा को अपने दम पर 300 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और भाजपा 300 से ज़्यादा सीटें क्या लाएगी, भाजपा तो 241 पर अटक गई। तो इसको लेके सुशांत किशोर की बहुत किरकिरी भी हुई, बहुत प्रशांत किशोर की फजीहत हुई। लोगों ने कहा ये कि भाजपा की तरफ से माइंड गेम खेल रहे हैं, भाजपा की ओर से मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहे हैं।
तो प्रशांत किशोर के साथ सबसे बड़ा जो संकट है वो विश्वसनीयता का संकट है। तो उस संकट को उन्हें दूर करना पड़ेगा और प्रत्याशियों के चयन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि 243 के 243 पर अच्छे प्रत्याशी को खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने अति पिछड़ी जातियों के लिए बहुत सारे सीटों की घोषणा की है, महिलाओं के लिए बहुत सारे सीटों की घोषणा की है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। और जो पवन सिंह है, पवन सिंह को ये देखना पड़ेगा कि सर्व समाज पार्टी के नाम पर वो राजपूतों का दल नहीं गठित कर दें, नहीं तो ये सर्व समाज की बात हास्यास्पद हो जाएगी, ये सिर्फ क्षत्रिय समाज की पार्टी रह जाएगी। इसलिए पवन सिंह को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव इस तरह के पदों पर मुसलमानों को भी रखना चाहिए, दलितों को भी रखना चाहिए, पिछड़ी जातियों को भी रखना चाहिए, अत्यंत पिछड़ी जातियों को भी रखना चाहिए। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।